मैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या दुनिया में महासुनामी का सायरन बज रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 30 जुलाई को रूस के कमचटका आइलैंड में 8.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद 12 से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में इसका असर भी हुआ, लेकिन इस झटके के बाद लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और 24 के अंदर कुरील द्वीप पर फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो वहीं पड़ोसी जापान में ज्वालामुखी फट गया, यानी कि पूर्वी एशिया में धरती के अंदर हलचल चल रही है, जिसका असर सतह पर अब दिखने लगा है। पूर्वी एशिया की बात ही क्यों, भारत में भी धरती लगातार हिल रही है। 24 घंटे के अंदर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक धरती हिली है। आखिर ये हो क्या रहा है धरती के अंदर, ये कैसी हलचल है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लगातार लेकिन जिस तरीके से धरती हिल रही है, इससे लोग भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से धरती के भीतर हलचल हो रही है, इस हलचल को लेकर लोग परेशान हैं और धरती के भीतर हो रही हलचल का असर जो है वो धरती के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में जो है डर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है वो काफी ज्यादा डरे सहमे नजर आ रहे हैं और लोगों का केवल और केवल यही सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। लगातार पूरे विश्व में भूकंप के झटकों की खबर जिस तरीके से बढ़ने लगी है, लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे लोगों में डर है। और कुछ रिपोर्ट्स भी जिस तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा निकलकर सामने आई हैं और इन रिपोर्ट्स में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि महासुनामी आएगी और एक महाविनाशकारी भूकंप जो है वो भी आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा, ऐसा इन रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों में जो है डर बना हुआ है। लोग लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं, लोग जो हैं वो चिंतित भी नजर आ रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, बचें तो कैसे बचें। ये कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में बने हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी जुड़े हैं, हमारे साथ एक और भूवैज्ञानिक प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर विजय जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा ये चीज कि लगातार हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं जो कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि भूकंप के झटके बड़े आम हो चले हैं। ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो जानकारियां आती हैं, जो कहा जाता है कि जो फॉल्ट लाइन पर स्थित राज्य होते हैं, देश होते हैं या शहर होते हैं, वहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। ऐसा है कि भूकंप के झटके तो सदैव से आते रहे हैं। जी आज नई बात नहीं है। फर्क ये हो गया है कि पहले हमारे पास इतने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जगह जगह। जी दूसरे, कम्युनिकेशन इतना नहीं था। अब ग्लोबल कम्युनिकेशन है। जरा सी घटना कहीं घटती है, तुरंत मीडिया में आ जाती है, तो लोगों को मालूम हो जाता है। झटके तो आते रहे हैं और आते रहेंगे। हमें उन झटकों के साथ जीना सीखना है और कैसे जिए ये सीखना है उन जी झटकों के साथ। खाली डरने से काम नहीं बनेगा। तो ये भूकंप तो फिर एक अलग सब्जेक्ट है। आपने आज जिक्र किया सुनामी का, तो उस पर अगर कुछ चर्चा करनी हो तो बताइए। जी बिल्कुल सर, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिएक्शन मैं प्रोफेसर विभूति जी का भी ले लूँ। मैं विभूति जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो भूकंप के झटके बार बार सामने आ रहे हैं, क्या इसे किसी चीज के लिए संकेत के तौर पर देखा जाए जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं? देखिए, संकेत एक तो मुख्य रूप से ये है जी कि अ, इधर कुछ वर्षों में, विगत एक दो वर्षों में जो भूकंप की संख्या है ग्लोबली, वो बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा संभव है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कि सेडिमेंट और रॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती है, मूव होती है नदियों के माध्यम से। और तो देयर इज ए काइंड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ, जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी पे जो होने वाली क्रियाएं हैं, पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के बीच में एक विशेष प्रकार का सामंजस्य होता है। और क्योंकि एक एक क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो सरफेस पे हो रहा है, वो ऐसे स्थानों पर जहां पर कि फॉल्ट लाइन है, ट्रफ्स हैं,
जहाँ पर लेट्स से पैसिफिक प्लेट में के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर है, जहाँ अभी आपने जिक्र किया एक्सट्रीम कामचाटका क्षेत्र में कई भूकंप, बड़े भूकंप अभी आए हैं लास्ट वीक। तो उससे लगता यह है कि पृथ्वी पे जो एक बैलेंस बना हुआ था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। दूसरी बात कि जो लगातार हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, खास करके ग्रीन कवर का, जो बहुत सारे जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो हम लोग खुद अपने शहरों में महसूस कर सकते हैं। जो ग्रीन कवर है वहां पे 3 4 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, जी। खास करके गर्मियों में। तो ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग हम कॉन्क्रिटाइजेशन कर रहे हैं और जिसको हम विकास का नाम देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब जहां तक प्रश्न है कि इसमें हम कैसे निपटें, तो इसको निपटने के लिए जैसा कि जोशी साहब ने कहा कि एक आम जनजीवन को इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थक्वेक के साथ अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। और कुछ देशों में, जैसे जापान उनमें से एक है, वहां पे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इसकी एक्सरसाइज होती रहती है। हालांकि वहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, हमने देखा कि पूरे भारत के किसी भी हिस्से में भूकंप आ सकता है। अब भूकंप का केंद्र कहीं भी हो, लेकिन भूकंप की वेव्स पूरे भारतीय क्षेत्र और उसके अलावा समुद्री क्षेत्र में भी जाती हैं। ये एक नेचुरल सिस्टम होता है। तो अर्थक्वेक वेव्स अगर ऐसे एरियाज में जा रही हैं जहां पे कि अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड हाउसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर भूकंप का केंद्र किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे जनसंख्या बहुत है, जैसे कुछ बड़े शहर हैं, तो उसमें लोगों के जान माल की ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ये बात सत्य है, आज भी सत्य है कि आने वाले जब तक कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ना डेवलप हो जाए कि होने वाले भूकंप के जी। बारे में पूर्व सूचना हमको ग्रहण हो पाए, तब तक हमको इसके लिए अपने को प्रिपेयर होना है। जैसे ही ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है, चीजें हिल रही हैं घर के मतलब अंदर, विभूति जी, तुरंत घर के जो बाहर आम निकलने जनता का है प्रयास उन्हें करना भी चाहिए। अपने जी। तरफ से सावधान रहने की जरूरत है कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो कैसे बचा जाए। डॉक्टर विजय, मैं जी। आपका रुख करूंगा। और लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसे क्या एक बड़े झटके के रूप में देखा जाए, क्या इसे एक अलर्ट के रूप में देखा जाए महाविनाश से पहले? देखिए, महाविनाश शब्द से तो मैं नहीं अभी एग्री करूंगा, क्योंकि जब वो होगा उस समय हम आप बात करने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सतर्क रहने की जरूरत है। अब सतर्क रहने में सवाल यह है कि जी। कैसे सतर्क रहा जाए। मैं भारत देश का रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ, जापान का नहीं। यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो हम लोग अभी तक मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं इस बात के लिए कि अपना घर बार छोड़ करके कहीं भागें, सेफ जगह में भागें। दूसरे, हमने इमारतें तो बना दी बड़ी बड़ी। अब 20वीं मंजिल पर मान लीजिए भूकंप आया है और 20वीं मंजिल पर कोई रहता है, तो वो 20वीं मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक तो नहीं पहुंच सकता किसी भी हालत में। खासतौर से वृद्ध व्यक्ति मेरा जैसा तो कतई नहीं पहुंच सकता। तो घर के अंदर कौन सा स्थान सुरक्षित है, इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। दूसरे, बहुत बड़ी बात यह है कि हम कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। घरों को छोड़िए, हमारी सड़कें, हमारे ब्रिजेस, क्या वो भूकंप रोधी हैं कि नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ ज्यादा कॉन्ग्रीगेशन होता है लोगों का, जैसे स्कूलों में है या तीर्थ स्थानों में है, जहाँ पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहां पर अगर ऐसे समय पर भूकंप आ गया तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो हमें जरूरत है कि सारे ऐसे वल्नरेबल जगहों का एक मूल्यांकन करें, उनका स्ट्रक्चर वो करें, ऑडिट करें कि क्या वो जगह सेफ है या नहीं है। नहीं है तो उनको सेफ करने का प्रबंध करें। जहां तक हो सके अस्पतालों की अप्रोच रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको हम इस हालत में रखें कि भूकंप आने पर वो न खत्म हो। जी। अब ये सवाल है कि भूकंप कितने जोर का आता है, कितना डैमेज करता है। क्योंकि अगर बहुत तगड़ा भूकंप आ गया तो अस्पताल तक जाने की नौबत तो शायद ना आए। और जो सर्च पार्टीज हैं उनको भी दिक्कत आती है फिर ऐसे केस में ढूंढने में, लोग जो ट्रैप्ड हैं बिल्डिंगों में।
मैंने 2005 के गुजरात के भूकंप में, सॉरी 2001 के गुजरात के भूकंप में मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन हमारे यहाँ की टीम गई थी, काफी बड़ी टीम गई थी। उनकी जो रिपोर्ट थी वो देखी है। और सुबह भूकंप आया था और रात के 2 बजे हमारी टीम वहां पहुंच चुकी थी। और नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे भी लोग जो है दबी हुई इमारतों के अंदर जिंदा मिल रहे थे। तो ऐसे जब इमारतें गिरती हैं तो जी ऐसे कॉर्नर्स डेवलप हो जाते हैं जिसके अंदर थोड़ी एयर स्पेस होती है, और अगर वहाँ किसी के वाइटल इंजरी ना हुई हो तो वो उसकी जान बच सकती है। लेकिन जी जी पहली बात तो यह है कि बिल्डिंग अगर भूकंप रोधी हो तो ऐसे हादसे कम हो जाएंगे। जी अब ये तो देखने वालों की, जो मॉनिटर करते हैं इस बात को, उनका काम है ये देखें कि सारी बिल्डिंग भूकंप रोधी एक्चुअली बन रही है कि नहीं बन रही। एक बात है। जी दूसरी बात यह है कि नेपाल में मैंने कहीं पढ़ा था कि स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। जब से पिछला भूकंप आया था, बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद से तो हर बच्चा जो है वो, अगर भूकंप आती है तो आने की स्थिति में क्या करेगा, वो तुरंत उनको ऐसी ट्रेनिंग है कि वो अपने डेस्क के नीचे उखड़ू होकर बैठ जाते हैं अपने कान बंद करके। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ, हमारे देश में नहीं होती। कहने जी को एक्सरसाइज होती हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले और डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं। वो अपने आदमियों के माध्यम से दिखाती हैं कि ऊपर से हम कैसे लोगों को स्ट्रेचर से नीचे ला सकते हैं। सवाल यह है कि जो लोग ऊपर हैं वो पहले ऊपर अपने घर के अंदर अपने बचाव कैसे करें, या स्कूल में है तो कैसे बचाव करें। ये सबका बहुत वाइड स्प्रेड प्रशिक्षण हमारे लिए जरूरी है। तो जो छोटे छोटे भूकंप आजकल आ रहे हैं, हो सकता है कि ये फोर शॉक्स हो किसी बड़े भूकंप के लिए, इसमें कोई ताजुब नहीं है। और ऐसा पुराने रिपोर्ट्स में भी है, जियोफिजिसिस्ट की भी रिपोर्ट्स है। जी हिमालय में जी इस तरह का भूकंप भूकंप एक्सपेक्टेड है। जागरूकता की जरूरत है बहुत ज्यादा। जी ठीक है। डॉक्टर विभूत माफ कीजिएगा प्रोफेसर विभूति जी, अगर बात टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर की जाए, क्या हाल फिलहाल में टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है? कोई असामान्य गतिविधि देखने को मिली है जिस वजह से लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? जी, पैसिफिक प्लेट में तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा ही, जी वहाँ करीब करीब 8.6 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से उसका मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। जी और उसके कारण ये एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट जो रशिया का है उसमें भूकंप आए अभी बहुत बड़े बड़े, 6 से लेकर के 8.8 तक के। तो ये वहां पर भी हो रहा है। और जैसा हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में बहुत सारे भूकंप आए हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो हमें लगता है कि खास करके एनसीआर रीजन के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। जैसा अभी जोशी साहब ने कहा कि जो बड़े भूकंप आने की संभावना है हिमालय में भी है, क्योंकि अभी बड़े भूकंप अभी आए नहीं है। और जो ये सुगबुगाहट है छोटे भूकंप के माध्यम से, मुझे लगता है कि इसमें अत्यधिक सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके माध्यम से और आम जनजीवन को इसके बारे में सूचना देनी चाहिए कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में आप रहते हैं तो कैसे बचाव करें। आप किसी ग्राउंड लेवल के स्कूल आदि में हैं तो वहां पे बच्चों कैसे बचाव करें। इसके लिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल 4-5 टूल्स होते हैं। जैसे कि अगर भूकंप की लग रहा है आ रहा है तो किसी मेज के नीचे या मजबूत किसी स्थान के नीचे अपने को छुपाया जा सकता है। स्कूल आदि में डेस्क के नीचे जा सकते हैं बच्चे। उसके अलावा अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रह रहे हैं और भूकंप रोधी बिल्डिंग है तो वो आपको झटके लगेंगे। मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यूसीएलए गया था जी लॉस एंजल्स में। जी और जी वो 28वें तल पे करीब 1 फीट बिल्डिंग हिलने लग गई जी दाएं बाएं, और उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया। तो वहां पर जो वहां पे इंचार्ज थे उन्होंने बताया कि ये भूकंप रोधी है, 1 मीटर भी बिल्डिंग हिल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। जी कहने का तात्पर्य ये है जी कि जो लोग अपने मकान कंस्ट्रक्ट कराते हैं जी उसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन वो जी भूकंप रोधी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सावधानी जैसे पहले से बरत कर रखी जाए ताकि एक बड़े नुकसान से बचा जा सके थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। इस बीच में आप दोनों नहीं से नहीं, रिक्वेस्ट इसमें करूंगा एक जी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जी मेरी बात मैं अपनी रखना चाहूंगा बिल्कुल सर कि खाली सावधानी नहीं,
जी इसमें सजगता होना बहुत जरूरी है। जी जैसे फायर के लिए फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग दी जाती है, जी मुझे लगता है कि इसमें सरकार कुछ ज्यादा कर नहीं रही है। जी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस पे इनिशिएटिव मतलब लेना चाहिए प्रोफेसर साहब ये कि समझा जाए कि यहाँ पर सरकार को भी आम जनता के इन्वॉल्वमेंट के साथ एक मॉक ड्रिल की जरूरत है समय समय पर, जिससे लोग अवेयर हों, समझें कि ऐसी परिस्थितियों में पैनिक नहीं होना, हमें क्या करना है। मैं आप दोनों से इस बीच एग्जैक्टली रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप दोनों प्लीज मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां हरियाणा के झज्जर में आज शाम भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। पिछले 24 घंटे के अंदर गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। सवाल यहां यह उठता है कि धरती के नीचे आखिर हो क्या रहा है, जो लगातार भूकंप के झटके भारत के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए जा रहे हैं। क्या महासुनामी का इस वक्त सायरन बजने लगा है? रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर हरियाणा में भूकंप के झटके लगे हैं। झज्जर से 7 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में इसका केंद्र था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दीवारों में दरारें आ गईं। सिर्फ हरियाणा में पिछले 45 दिनों में 7 बार धरती डोल गई। 27 जून की शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। सुबह 9:05 पर भूकंप आया। करीब 10 सेकंड तक झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। शाम 7:49 पर झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही, जिसका असर गुरुग्राम, रोहतक, जिंद, रेवाड़ी, सोनीपत और झज्जर में दिखा। रात 12:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। दोपहर 12:34 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। फरीदाबाद में सुबह 6 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। झज्जर में रविवार को शाम 4:10 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। झज्जर में आए भूकंप से कुछ घंटे पहले ही गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर आधी रात को आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घर से बाहर निकल आए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु पालनपुर से 31 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। तो क्या हिमालय के नीचे धरती के अंदर हलचल है, जिस वजह से भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर विजय, इस बीच जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी हैं वो भी इससे एक्टिव हो सकते हैं और एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। कि ज्वालामुखी और भूकंप का जोली दामन का साथ है जी और लेकिन ज्वालामुखी फटने से भूकंप आ सकता है। जी और अगर झज्जर में भूकंप आता है तो ज्वालामुखी कहाँ फटेगा। जी लेकिन यह है कि जब ज्वालामुखी फटता है या बड़ा भूकंप आता है या कोई एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होता है, यानी आकाश से कोई चीज़ आके गिरती है समुद्र में, तो उसकी वजह से जो लहरें पैदा होती हैं उनसे सुनामी जनरेट होती है। अब सुनामी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी कोस्टल एरियाज को। तो हमारा जो कोस्टल एरिया है उसमें काफ़ी ज़रूरत है कि हमें लोगों की सेफ्टी के वास्ते जी बंदोबस्त किया जी जाए। जी और सुनामी की एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी कि सुनामी जेनिक सेडिमेंट, यानी सुनामी से जो सेडिमेंट्स आके कोस्ट में जमा होते हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी की जा सकती है। और मेरे ख्याल से
विभूति जी को ज्यादा पता होगा, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसी स्टडी की नहीं गई है। जी ऑस्ट्रेलिया के मैंने कुछ स्टडीज पढ़ी हैं, जी जहाँ की उन्होंने सिस्टमेटिक मैपिंग करी है कि कहाँ कहाँ पर किस किस कोस्ट पर ज्यादा भूकंप आए ठीक हैं। है। जहाँ पर कोस्ट लाइन जो है वो स्लोप करती है सी के अंदर ग्रेजुअली, वहां पर ज्यादा तगड़ी सुनामी आ सकती है। जी जहाँ पर कोस्ट लाइन स्टीप है, वहां पर सुनामी का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। जी और सुनामी का इम्पैक्ट जो भी होता है वो बड़ा घातक होता है। भूकंप से इंसान मरता नहीं है, जी भूकंप कभी मारता नहीं किसी को। बिल्डिंग गिरने से इंसान मरेगा या किसी चीज के नीचे दब के मरेगा। बिल्कुल लेकिन सुनामी तो अगर कोस्ट में आप हैं और सुनामी बिल्कुल। तो आ कई गई। कई जिंदगियां विजय जी तबाह हो सकती हैं ऐसे में। जिस तरीके से पूरी चर्चा हमने की, इससे साफ तौर पर ये समझ में आया कि इंसानों को अभी से सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से नो रिटर्न पॉइंट पर हम हैं।